यूपी टीएट और एनी टीएटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा और अंत में मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और अभी तक मेरे चैनल को दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा जो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों बोलना या कहना। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का संबंध किस धातु से है? पंजाबी से है, बांग्ला से है, उर्दू से है या फिर हिंदी से है? तो इसका सही आंसर है देवनागरी लिपि का संबंध हिंदी भाषा से है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। जो खड़ी बोली है इसका दूसरा नाम क्या है? मगही है, कोरवी है, हिंदुस्तानी है या फिर बघेली है? तो इसका सही आंसर है जो खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी है। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि से, खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से या फिर ब्राह्मी लिपि से? तो इसका सही आंसर है जो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, मागधी से या फिर पाली से? तो इसका सही आंसर है जो हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है वो वैदिक संस्कृत से हुई है। अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा का संबंध किस लिपि से है? फारसी, रोमन, देवनागरी या फिर गुरुमुखी? तो इसका सही आंसर है जो उर्दू भाषा का संबंध होता है दोस्तों वो फारसी लिपि से होता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? आपको सभी को पता होगा दोस्तों कौन सी है। पाली है, संस्कृत है, प्राकृत है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों जो भारत की जो प्रथम देश की भाषा थी वो संस्कृत थी। आपको सभी को पता होगा दोस्तों इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? कौन सी दोस्तों? आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है जो भाषा की प्रमुख प्रकृति है वो जटिलता से सरलता की ओर है। अगला प्रश्न है, प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? संस्कृत को, अवहट को, अपभ्रंश को या फिर पाली को? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जो प्रथम प्राकृत भाषा है वो पाली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? किस अपभ्रंश से निकली दोस्तों? पूर्वी हिंदी शोरसेनी से, महाराष्ट्री से, मागधी से या फिर अर्धमागधी से? तो इसका सही आंसर है पूर्व हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। अगला प्रश्न है, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दूसरा स्थान है, चौथा है, पहला है या फिर तीसरा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है। कौन सा दोस्तों स्थान? तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की विनय पत्रिका किस भाषा में है? अवधी भाषा में है, कन्नौजी भाषा में है, ब्रज भाषा में या फिर बुंदेली भाषा में? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। तो इसका सही आंसर है तुलसीदास जी की विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। कौन सी भाषा में दोस्तों? ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, यूनानियों का, ईरानियों का या फिर तुर्कों का? तो इसका सही आंसर है जो हिंदी शब्द दोस्तों ईरानियों का दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? आपके सामने 4 विकल्प है। मलिक मोहम्मद जायसी ने, मंझन ने, ईसा अल्लाह खान ने या फिर अमीर खुसरो ने? तो इसका सही आंसर है सबसे पहले प्रयोग दोस्तों भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी को नीचे लिखे किस वर्ग में रखा जाएगा? विभाषा, लिपि, भाषा या फिर बोली? आप सभी को पता होगा दोस्तों जो हिंदी है वो एक भाषा है तो इसको भाषा वर्ग में रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास का काव्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है, मैथिली, अवधी या फिर बुंदेली भाषा में है? तो दोस्तों सूरदास जी का जो काव्य है वो ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी,
फ्रांसीसी या फिर अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है जो रिपोर्टाज शब्द है दोस्तों वो फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सा वाला होगा। अगले प्रश्न है हिंदी का पहला उपन्यास लाल श्रीनिवास दास द्वारा लिखित कौन सा है दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। परीक्षा गुरु है, चंद्रकांता है, तरुण तपस्विनी है या फिर गोदान है? तो इसका सही आंसर है जो हिंदी का पहला उपन्यास लाल श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु है। याद रखिएगा दोस्तों मोस्ट टाइम भी प्रश्न है। अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? दोस्तों मोस्ट टाइम भी प्रश्न है ये। 343 है, 344, 345 या 346? तो इसका सही आंसर है संविधान के 343 अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? ये भी दोस्तों मोस्ट टाइम भी प्रश्न है। 1910 में, 1915 में, 1920 में या फिर 1925 में? तो इसका सही आंसर है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 में हुई थी। अगला प्रश्न है हिंदी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? पंजाबी, उर्दू, मराठी या फिर बंगाली? तो इसका सही आंसर है हिंदी के अतिरिक्त मराठी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ? दोस्तों मोस्ट टाइम की प्रश्न है ये। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर है तो देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग 8वीं शताब्दी में गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। अगला प्रश्न है तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला होगा। अगला प्रश्न है तो जायसी द्वारा रचित पद्मावत की जो भाषा है दोस्तों वो कौन सी है? मैथिली है, अवधी है, भोजपुरी है या फिर बुंदेली है? तो इसका सही आंसर है जो जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा अवधी है। दोस्तों इसमें दो तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी की है। और वो किस भाषा में लिखी गई है? तो वो अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा है, साधारण बोलचाल की भाषा है या फिर शिष्ट और सुनिश्चित लोगों की भाषा है? तो इसका सही आंसर है मानक हिंदी साहित्यिक पुस्तकों की भाषा है। अगला प्रश्न है हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? संस्कृत की है, पाली प्राकृत की है, उर्दू की है या फिर पंजाबी की है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, विभाषा में या फिर तकनीकी भाषा में? तो दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है ये। आप सही आंसर राष्ट्रभाषा लगाएंगे पर इसका आंसर राष्ट्रभाषा नहीं है, इसका आंसर होगा राजभाषा। अब राजभाषा क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 343 के भाग 1 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला होगा। कन्फ्यूज नहीं होना है। यदि इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे तो आप उसको राजभाषा के वर्ग में रखेंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पाली भाषा का संबंध मुख्यतः किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है, ईसाई, मुस्लिम या फिर सिख? तो इसका सही आंसर होगा जो पाली भाषा का संबंध होता है दोस्तों वो मुख्यतः बौद्ध धर्म से होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या फिर पाली? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है जो पाली भाषा है दोस्तों वो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ? महाभारत में, रामचरितमानस में, ऋग्वेद में या फिर अवेस्ता में? बहुत ही मोस्ट टाइम भी प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है जो रामचरितमानस पुस्तक है दोस्तों इसमें हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या है कितनी है? 14, 16, 17 या फिर 22? बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बार आपने ये प्रश्न पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर होगा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या 22 है। कितनी है दोस्तों? 22, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में या फिर काव्य भाषा के रूप में? दोस्तों मोस्ट टाइम पे प्रश्न है ये। तो इसका सही आंसर होगा हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा
काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? किस लिपि का विकसित रूप है दोस्तों? देवनागरी लिपि, शारदा लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि या फिर खरोष्टी लिपि? तो इसका सही आंसर है जो देवनागरी लिपि है दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? दोस्तों कौन सी बोली या भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, तेलुगु या फिर अवधी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जो कन्नौजी भाषा है, बांगरू भाषा है और अवधी भाषा, ये तीनों ही भाषा हिंदी के अंतर्गत आती है। और जो तेलुगु भाषा है ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो अपना जो सही आंसर हुआ दोस्तों शाह वाला रहेगा। अगला प्रश्न है, रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? दोस्तों मोस्ट एमपी प्रश्न है ये। लौकिक संस्कृत, ऋग्वेद की भाषा, आर्य भाषा या फिर देव भाषा? तो इसका सही आंसर होगा रामायण महाभारत आदि ग्रंथ आर्य भाषा में लिखे गए हैं। याद रखिएगा दोस्तों किस भाषा में लिखे गए हैं? आर्य भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, मैथिली भाषा में या फिर बघेली भाषा में? तो इसका सही आंसर होगा विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। दोस्तों इसमें से भी दो प्रश्न निकल के आते हैं। एक प्रश्न पदावली किसकी रचना है? तो पदावली विद्यापति की रचना है और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, अपभाषा या फिर विभाषा? आपके सामने दोस्तों चार विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका जिक्र किया था कि हम इसको राष्ट्रभाषा नहीं मान सकते। ये क्या रहेगा दोस्तों? राजभाषा रहेगा। और किसके अंतर्गत रहेगा? यह संविधान के अनुच्छेद 343 के भाग ए के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बा होगा। अगला प्रश्न है, भाषा के आदर्श रूप को कहा जाता है? मानक भाषा, परिनिष्ठित भाषा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा जो भाषा के आदर्श रूप को मानक भाषा और परिनिष्ठित भाषा दोनों ही कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों शाह वाला सही रहेगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है? कहाँ से हुई है उत्पत्ति दोस्तों हिंदी शब्द की? हिंदी से, हिंदू से, सिंधु से या फिर उर्दू से? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है जो हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों वो सिंधु शब्द से हुई है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, हिंदी लगा कर ना आए, इसका आंसर हिंदी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो सिंधु से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी? तो इसका सही आंसर होगा वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। याद रखिएगा दोस्तों मोस्ट एमपी प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस भाषा के लिए होता है? किस भाषा के लिए होता दोस्तों हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग? हिंदी के लिए, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए, खड़ी बोली के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? कौन सी बोली है दोस्तों? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी? चार विकल्प है दोस्तों, इसमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है जो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी है। याद रखिएगा दोस्तों कौन सी हिंदी है? पूर्वी हिंदी है। अगला प्रश्न है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? कौन सी भाषा दोस्तों ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पंजाबी भाषा, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी बंगला? तो इसका सही आंसर है जो ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बंगला है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों दा वाला होगा। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? तो इसका सही आंसर दोस्तों जो ब्रज भाषा है वो पश्चिमी हिंदी है। याद रखिएगा दोस्तों इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बिहारी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है? मागधी अपभ्रंश से, शोरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से या फिर नागर अपभ्रंश से? आपके सामने चार विकल्प है दोस्तों, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर है जो बिहारी भाषा है दोस्तों उसकी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला होगा। अगला प्रश्न है,
बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। जो बघेली बोली है उसका संबंध किस उपभाषा से है? राजधानी से है, पूर्व हिंदी से है, बिहारी से है या फिर पश्चिमी हिंदी से है? तो इसका सही आंसर होगा जो बघेली बोली का संबंध है दोस्तों वो पूर्वी हिंदी उपभाषा से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजधानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर बिहारी? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। आपको बताना है जो मगही है वो किस उपभाषा की बोली है? तो ये बिहारी उपभाषा की बोली है मगही, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी से, अर्धमागधी से, शौरसेनी से या फिर ब्राचंड से? आपके सामने 4 विकल्प है दोस्तों, इसमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है जो हिंदी खड़ी बोली है वो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। कहाँ से हुई है जी? शौरसेनी से विकसित हुई है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो सही विकल्प रहेगा वो सा वाला रहेगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी का पुराना साहित्य किस नाम से प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जो मारवाड़ी का पुराना साहित्य है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? डिंगल, पिंगल, बुंदेली या फिर जयपुरी? तो इसका सही आंसर है जो मारवाड़ी का पुराना साहित्य है वो डिंगल नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? डिंगल नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? दोस्तों आपको बताना है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है उसके बारे में पूछा गया है प्रश्न में। बुंदेली है, ब्रज है, कन्नौज है या फिर बघेली है? तो उसका सही आंसर है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है दोस्तों वो बघेली नहीं है। कौन सी नहीं है? बघेली। कन्नौज, ब्रज और बुंदेली ये तीनों ही पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है, राजधानी भाषा वाक्य विन्यास की दृष्टि से किस भाषा का अनुसरण करती है? किस भाषा का अनुसरण करती है दोस्तों? मराठी, गुजराती, असमी या फिर बंगाली? तो इसका सही आंसर है राजधानी भाषा वाक्य विन्यास की दृष्टि से गुजराती भाषा का अनुसरण करती है। अगला प्रश्न है, ढूढ़ाड़ी बोली है कहाँ की है दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या फिर उत्तरी राजस्थान की? तो इसका सही आंसर है जो ढूढ़ाड़ी बोली है दोस्तों वो पूर्वी राजस्थान की बोली है। अगला प्रश्न है, पूर्वी पहाड़ी का प्रसिद्ध नाम है? जो पूर्वी पहाड़ी है दोस्तों उसका प्रसिद्ध नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कुमायूनी, टाकरी, मागधी या फिर नेपाली? आपके सामने 4 विकल्प है दोस्तों, इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर है जो पूर्वी पहाड़ी है दोस्तों उसका प्रसिद्ध नाम नेपाली है। याद रखिएगा दोस्तों जो पूर्वी पहाड़ी का प्रसिद्ध नाम क्या है? नेपाली है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भाषा के विकास का सही अनुकरण कौन सा है? दोस्तों आपको जो दक्षिणी भाषा है उसके विकास का सही क्रम जमाना है। 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों जो दक्षिणी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है वो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। यहाँ क्रम दक्षिण भाषा के विकास का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? किसने किया दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बार मैं पहले भी इस प्रश्न का जिक्र कर चुका हूं। तो इसका सही आंसर होगा जो भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो ने सबसे पहले किया था। किसने किया था दोस्तों? अमीर खुसरो ने, याद रखिएगा ये। अगला प्रश्न है, बेसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? जो बेसवाड़ी बोली है दोस्तों उसका दूसरा नाम बताना है। ब्रजभाषा है, अवधी है, बांगरू है या फिर बुंदेली है? तो इसका सही आंसर है जो बेसवाड़ी बोली है दोस्तों उसका दूसरा नाम अवधी है। दोस्तों मोस्ट टाइम पे प्रश्न है, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और एक बार इन प्रश्नों को दोस्तों ज़रूर रिपीट करिएगा। और जब आप एग्ज़ाम देने जाइए, यूपी टेट की हो, सीटेट की हो या एनी टेट की एग्ज़ाम हो दोस्तों, इन प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ कर जाएँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप किसने माना है? बाबूराम सक्सेना ने, बाबूराम तिवारी ने, भोलानाथ तिवारी ने या फिर लक्ष्मण सिंह ने? तो उसका सही आंसर है जो दक्षिणी हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप बाबूराम सक्सेना ने माना है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप को पुरानी हिंदी के नाम से किसने पुकारा है? किसने पुकारा है? भोलानाथ तिवारी ने, हजारी प्रसाद ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या फिर बाबूराम सक्सेना ने? आपके सामने दोस्तों 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है जो अपभ्रंश के परिनिष्ठ रूप को पुरानी हिंदी के नाम से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुकारा है। दोस्तों मोस्ट टाइम पे प्रश्न है ये, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जाटू किस बोली का उपनाम है? खड़ी बोली का है, राजस्थानी, गढ़वाली या फिर बांगरू? तो इसका सही आंसर है जाटू बांगरू बोली का उपनाम है। याद रखिएगा दोस्तों जो जाटू है वो बांगरू बोली का उपनाम है। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी का प्राकृत भाषा नामांकरण
किस विद्वान ने किया था? किस विद्वान ने किया था? चंद्रधर शर्मा ने, आचार्य शुक्ल ने, भोलाराम व्यास ने, फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो उसका सही आंसर है जो पुरानी हिंदी का प्राकृत भाष नामांकन आचार्य शुक्ल ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों, किसने किया था? ये आचार्य शुक्ल ने किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थानी का विकृत रूप जो कि बही खाता लिखने में प्रयुक्त होता है वहाँ है नागरी लिपि है, घसीट लिपि है, शारदा लिपि है या फिर महाजनी लिपि है? तो इसका सही आंसर दोस्तों जो राजस्थानी का विकृत रूप जो कि बही खाता लिखने में प्रयुक्त होता है वहाँ महाजनी लिपि है। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी लिपि है? वो महाजनी लिपि है। अगला प्रश्न है, राजधानी में किस बोली में प्रारंभिक श व्यंजन ह में बदल गया है? जो राजस्थानी में किस बोली में, वो कौन सी बोली है जिसमें प्रारंभिक श व्यंजन ह में बदल गया है? ढूंढारी, मारवाड़ी, मेवाती या फिर मालवी? आपके सामने 4 विकल्प है दोस्तों, इसमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा जो राजस्थानी में दोस्तों जो मारवाड़ी भाषा है, जो मारवाड़ी भाषा है या फिर मारवाड़ी बोली है, उसमें जो श शब्द है वो हा शब्द में बदल गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बी वाला होगा। अगला प्रश्न है, एक मनई के दुई बेटे रहिन यहाँ अवतरण हिंदी की किस बोली में है? भोजपुरी बोली में है, कन्नौजी में है, अवधी में है या फिर खड़ी बोली में है? तो इसका सही आंसर है यहाँ अवतरण हिंदी की भोजपुरी बोली में है। किस में है दोस्तों? यहाँ अवतरण हिंदी की भोजपुरी में है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग में आती है? बिहारी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी या फिर पश्चिमी हिंदी? तो उसका सही आंसर है जो कन्नौजी है दोस्तों वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों दा वाला होगा। अगला प्रश्न है, बुंदेली उपभाषा का शुद्ध रूप बोला जाता है आगरा में, कानपुर में, जबलपुर में या फिर झांसी में? तो इसका सही आंसर है जो बुंदेली उपभाषा का शुद्ध रूप झांसी में बोला जाता है। कहाँ पर बोला जाता है दोस्तों? झांसी में बोला जाता है। अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? अवधी, भोजपुरी, मैथिली या फिर मगही? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बिहारी हिंदी के अंतर्गत अवधी बोली नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भाषाओं के लिए डॉक्टर गियरसन ने नाम दिया मारवाड़ी, राजस्थानी, मरुबानी या फिर मरुभूमि भाषा? तो इसका सही आंसर है राजस्थान की भाषाओं के लिए डॉक्टर गियरसन ने राजस्थानी नाम दिया। कौन सा नाम दिया था दोस्तों? इन्होंने राजस्थानी नाम दिया था। अगला प्रश्न है, इंदौर, उज्जैन, देवास में निम्न में से कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती, बघेली, मालवी या फिर मारवाड़ी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंदौर, उज्जैन, देवास में मालवी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भाषा रूपों के लिए एक सामूहिक नाम किसने दिया? किसने दिया दोस्तों? आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान के भाषा रूपों के लिए एक सामूहिक नाम गारसा द तासी ने दिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बोली का स्वतंत्र साहित्य नहीं है? वो कौन सी बोली है दोस्तों जिसका स्वतंत्र साहित्य नहीं है? राजधानी, बघेली, अवधी या फिर ब्रजभाषा? तो इसका सही आंसर है बघेली बोली का स्वतंत्र साहित्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कब से मिलता है? 13वीं शताब्दी से, 17वीं, 18वीं या फिर 15वीं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जो भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी से मिलता है। कब से मिलता है दोस्तों? 15वीं शताब्दी से मिलता है। बहुत ही मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पुस्तक के लेखक है भोलानाथ तिवारी, देवेंद्र कुमार शर्मा, आचार्य शुक्ल या फिर उदय नारायण तिवारी? तो इसका सही आंसर है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पुस्तक के लेखक उदय नारायण तिवारी है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों दा वाला सही रहेगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक। अब आपको दोस्तों हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक का नाम बताना है। आचार्य शुक्ल, भोलानाथ तिवारी, आचार्य द्विवेदी या फिर श्याम सुंदर दास? तो इसका सही आंसर है जो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक है वो श्याम सुंदर दास है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक है आचार्य शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, भारतेंदु या फिर हजारी प्रसाद? तो इसका सही आंसर होगा हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक धीरेन्द्र वर्मा है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक है किशोरीदास वाजपेयी, आचार्य शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा या फिर आचार्य द्विवेदी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी है। अगला प्रश्न है,
और ये इस सीरीज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान नामक पुस्तक के लेखक है। कौन है दोस्तों? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। तो इसका सही आंसर दोस्तों हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह है। तो दोस्तों यहाँ 75 प्रश्न समाप्त होते हैं। तो ये 75 प्रश्न आपको कैसे लगे प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से शेयर करना ना भूलें। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।